हर कोई ये कह रहा है गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। अभी आज के दिन गोल्ड में नेक्स्ट बड़ी रैली या फिर स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? क्या 9 कैरेट में भी ज्वेलरी बना सकते हैं? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कैम होता है जो सब लोगों के साथ होता है और लोगों को पता भी नहीं होता कि वो अनजाने में खुद मूर्ख बन रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी बाय करते वक्त। आप सीधा BIS केयर की मोबाइल ऐप पे जाओ, गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पे जाके जो आपका हॉलमार्क का नंबर है वो डालो, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि वो असली नंबर है या नकली। अगर आप स्टूडेंट हो तो इन्वेस्ट करो ही मत। 4 साल आपकी स्टूडेंट लाइफ में मैं कहता हूँ आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और आप बहुत सुपर इन्वेस्टर हो, 1 लाख के कितने बना लोगे? 2, 3, 5, 6 लाख। अगर आपने अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने गोल पे, अपनी स्टडीज पे फोकस किया तो पहला चेक जो आपका आएगा वो 5 लाख का आएगा महीने का। पैसे आएंगे, अच्छी तनख्वाह आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस फिर देख लेंगे। इज इट दैट रेलिवेंट? क्रेडिट कार्ड लेना सच में सही है या गलत है? बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड लेना, हाँ, अगर आपको उस क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा ये सही है। इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट, इंडिया की पॉपुलेशन की कंजम्पशन पावर, इंडिया की यूथ की कंजम्पशन पावर, इंडिया एक यंग नेशन है, सबसे टैलेंटेड नेशन है, सबकी नजरें इंडिया पे है। इन सब चीजों की वजह से भारत विल बी दी नेक्स्ट बिग थिंग जो अगले 5 साल में आपके लिए हो जाएगी इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज की बैठक में जो हमारे मेहमान हैं वो आपको पैसा बनाना सिखाएंगे, वो आपको इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे, क्योंकि इंडिया में वो टॉप क्रिएटर्स हैं इन्वेस्टमेंट के मामले को लेकर। उनके चैनल का भी यही नाम है, इन्वेस्ट आज फॉर कल। और इनके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतने सर्टिफिकेट हैं, तो वो अपने मुंह से ही बता पाएंगे। शायद ये 1-2 मिनट तो वही बताने में निकल जाएगा भाई ने कितने कितने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं। तो मिलते हैं हमारे प्रिय, सबके प्रिय अनंत लड़ा भाई से। भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया बुलाने के लिए, हमेशा मजा आता है आपसे मिलके। हाँ। और वाइब बहुत स्ट्रांग है आपकी। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी आप फोर्ब्स 30 में भी आए हैं, थैंक अपीयर यू हुए सर, हैं। थैंक यू। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट आप कर रहे हैं भाई, बड़ा अच्छा लगता है देख के अपने थैंक भाई यू को। भैया, आपकी वेल विशेस है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। वो पहली इन्वेस्टमेंट पे बात करते ही आजकल जो सबसे गर्म मुद्दा है गोल्ड का, उस पर डिस्कशन करते हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि भाई गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। कोई ये भी कहने लगा है कि अब बबल बस्ट होने वाला है, गोल्ड बेच दो, गोल्ड बेच दो। तो अब ना 22 कैरेट में जैसे ज्वेलरी बनती है, अभी आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी कि एक ये 9 कैरेट को भी अप्रूवल मिल चुका है। तो ये बहुत नया है लोगों के लिए। क्या 9 कैरेट में भी ज्वेलरी बना सकते हैं? और फिर उसमें प्राइस डिफरेंस क्या होगा और क्या मतलब इसके पीछे की कहानी है, एक बार बताइए। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कैम होता है जो सब लोगों के साथ होता है और लोगों को पता भी नहीं होता कि वो अनजाने में खुद मूर्ख बन रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी बाय करते वक्त। इसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा और कैलकुलेशंस के साथ समझेंगे हम लोग, ताकि जब आप एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जाके ज्वेलर के पास बैठो और जब ये बातें करो तो ज्वेलरी बोले भाई ये कौन आ गया, इसको सब पता है तो मैं इसका चूना नहीं लगा सकता। 24 कैरेट मतलब आपके पास 100% गोल्ड है, ठीक है। अगर 22 कैरेट की आपने ज्वेलरी बनाई है तो उसमें रफली 91.7% गोल्ड होता है। ये कैसे निकलता है? वैसे आपके 2 कैलकुलेशन के मेथड होते हैं। पहला होता है कि 22 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो तो आपको ये 91.7 फिगर आ जाएगा। वरना अगर आपको राउंड फिगर में चाहिए, जितना भी कैरेट गोल्ड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4.1666 से। आप जो ये मल्टीप्लाई कर दोगे ये आपकी गोल्ड की प्योरिटी है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 22 कैरेट गोल्ड मतलब 22 मल्टीप्लाई 4.1666 यानी कि रफली 91.7 कैरेट का आप गोल्ड बाय कर रहे हो। जब आप 22 कैरेट का गोल्ड बाय करते हो और उसमें ज्वेलरी बनवाते हो तो 91.7 तो गोल्ड की प्योरिटी है, पर आपसे पैसा चार्ज होता है 92 कैरेट का, मतलब 0.3% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इस सिचुएशन पे। विदाउट एनी रीजन? विदाउट एनी रीजन। ये सब जगह राउंड ऑफ चलता है एंड इट इज ओके। आपने 22 कैरेट में बाय किया तो आपको 0.3% एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब यही कैलकुलेशन खतरनाक हो जाती है जब आप 18 कैरेट का गोल्ड बाय करते हो। 18 कैरेट मतलब कि 18 मल्टीप्लाई बाय 4.1666 रफली 75% आपकी गोल्ड है। इस 75% के लिए आपको पे करना होता है 76%। 1% का मार्जिन आ गया 18 कैरेट में। 18 कैरेट में गए, आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है विदाउट एनी रीजन। अब गए 14 कैरेट में, आपने कहा भैया मैं तो 14 कैरेट में बनाता हूँ ना, बीवी को क्या पता चलना है। हमें ये लगता है ना कि यार 14 कैरेट में मेरे को 14 कैरेट का भाव लगेगा, गोल्ड 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, इतना महंगा हो चुका है। इतने महंगे पे अगर मैं 22 कैरेट का मंगा रहा हूँ तो मेरा बहुत महंगा हो गया, तो क्यों ना 14 कैरेट में बना दूं और घरवाले भी खुश, सब कुछ खुश। अगर आपने 14 कैरेट की ज्वेलरी बनाई है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4.166 निकल के आता है 58.3 के आसपास। मतलब 100 में से 58% सोना है, बाकी का मटेरियल अलग है। बाकी का मटेरियल सोना नहीं है, तांबा है या जो भी है वो आप मिक्स कर रहे हो। ठीक है। पर ये 58.3% के लिए आपको पैसा देना पड़ता है 60% का। ओ भाई, 1.7% की कॉस्ट आपकी एडिशनल आ रही है जस्ट बिकॉज आपने 14 कैरेट में ज्वेलरी बनाई और ये हमें पता ही नहीं है।
और अब जो आप 9 कैरेट की बात कर रहे हो ना, उधर तो जो आप एडिशनल पैसा दे रहे हो, जो मार्कअप दे रहे हो, वो 2% से भी ज्यादा का देते हो आप, 2-2.5%। कुछ कुछ ज्वेलर तो इवन 3.25% तक का आपसे मार्कअप ले लेते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा स्कैम आप सभी के साथ, और स्कैम भी नहीं है, ये इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है आप सभी से पैसा ज्यादा लेने की, या जूलर्स को अमीर बनाने की, और आप अमीर ना बन पाओ, या आपको थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट ले ली जाए उसके लिए। तो अगर आपको ज्वेलरी बनानी है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हमेशा 18 या फिर 22 कैरेट में ही बनाइए, उससे नीचे मत जाइए। 9 कैरेट का आ गया है ऑप्शन, वो सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि उसमें 9 कैरेट की जितना ही गोल्ड है, 9 मल्टीप्लाई पे 4.1666 कर लो, वहां पे आपका 50% भी गोल्ड नहीं है, ऑब्वियसली वहां पे इतना कम गोल्ड है तो उसी के प्राइस लगेंगे, तो आपको वो सस्ता दिख रहा है, पर उसके लिए आपको 3% के आसपास एडिशनल देना पड़ जाता है। तो हमेशा 9 कैरेट, 12 कैरेट, ये छोटे कैरेट्स को छोड़ो, एटलीस्ट 18 कैरेट तो बेयर मिनिमम होता है जिसमें आपको ज्वेलरी बनानी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। हाँ, तो थोड़ा कम खा लो लेकिन क्वालिटी का खाओ। क्वालिटी खाओ। हाँ। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार रो लो, पर बार बार नहीं रोना पड़े, इसकी हमेशा ध्यान रखो। बिल्कुल। और भाई हमने ये ना ये मेकिंग चार्जेस भी सुने हैं, तो इसमें भी कोई स्कैम होता है मेकिंग चार्जेस का जब ज्वेलरी बनती है और जब बिकती है? सर इसमें स्कैम नहीं होता, सब लोगों का अलग अलग मेकिंग चार्ज रहता है, और कुछ लोग, अगर आप स्पेसिफिकली कुछ ब्रांडेड शोरूम्स में जाते हो तो वहाँ पे मेकिंग चार्ज पे जीएसटी भी लगाना पड़ता है, जो वो लगाते हैं। तो मेकिंग चार्ज पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, पर कई बार क्या होता है, कई सारे ज्वेलर्स बोलते थे 0% मेकिंग चार्ज, बोलने के लिए तो उन्होंने 0% कर दिया, पर जो सोने का परसेंटेज दे रहे हैं वो पर्टिकुलर कैरेट में वो कम कर देते हैं। तो आप हमेशा चेक कर लो कि अगर आपने 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाई है तो उसमें एटलीस्ट 75% तो गोल्ड होना चाहिए। 18 कैरेट में 75% है, आपसे पैसा वो 75 का ले रहा है या 78 का ले रहा है। अगर उसने वहां पे कह दिया कि मेकिंग चार्ज 0 है, पर आपसे 78% का चार्ज ले लिया, तो वहां पे उसने मेकिंग चार्ज कर दिया। आजकल क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुकी है, ये स्कैम थोड़ा सा कम हो चुका है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको चार्ज लग रहा है। ऑल्सो हॉलमार्क भी आपको चेक करना चाहिए। अभी क्या होता है, हॉलमार्क हम देखते कि अरे हॉलमार्क लिखा हुआ है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ कंप्लायंस पर्पस। दिल्ली का ही एक ज्वेलर है, उनका अभी जस्ट रिसेंटली न्यूज में आर्टिकल आया है कि उन्होंने भर भर के वहां पे रेड हुई, रेड पे पता चला कि जो ज्वेलरी पे उन्होंने हॉलमार्क लगा रखा था वो नकली थे। मैंने देखा था। HUID की मोबाइल ऐप बनी हुई है, आप सीधा BIS केयर की मोबाइल ऐप पे जाओ, गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है, वहां पे जाके जो आपका हॉलमार्क का नंबर है वो डालो, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि वो असली नंबर है या नकली। तो चेक कर लो। BIS केयर की फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप में आप चेक कर सकते हो विद इन 1 मिनट, तो कर लीजिए ना सर। तो भाई जैसे आपका चैनल है इन्वेस्ट आज फॉर कल, तो आज अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है कल के लिए, तो क्या गोल्ड है वो क्या सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आज भी है? क्योंकि जनवरी में ये 75,000 के आसपास था, आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आज ये 1,24,000 पे जा चुका है। तो अगर रिटर्न देखें हम परसेंटेज का, इसने तो स्टॉक मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड सबको पीछे छोड़ दिया। तो सारे लोग पहले जो डॉलर खरीद रहे थे US मार्केट में, वो वहाँ से पैसा निकाल के अब सारे मतलब गोल्ड खरीदने लग गए। तो क्या लग रहा है आपको, ये कितना और बढ़ेगा सोना? अब इन्वेस्टमेंट करना सेफ है इस टाइम पे? सर देखिए, मेरे को क्या लगता है, गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए, और वो बढ़ते हुए मार्केट में नहीं, टूटे हुए मार्केट में ज़्यादा होना चाहिए। हिस्ट्री का मैं एक अभी आपको चार्ट दूंगा, आप स्क्रीन पे लगाइएगा। हिस्ट्री में हमने ये देखा है, जब जब गोल्ड ने इक्विटी से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट अल्फा लगा के दिया है 5 साल के टाइम होराइजन में, वहाँ से आने वाले 3 सालों में एज कंपेयर टू गोल्ड बाकी एसेट क्लासेस ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। इस बार सबको लगता है कि यार दिस टाइम इट इज डिफरेंट कैसे है कि भैया चाइना कह रहा है कि भाई मेरे को भी गोल्ड के रिजर्व्स में वर्ल्ड में नंबर 2 पे आना है। US तो 8,000 मेट्रिक टन से एकदम नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा गोल्ड आज के दिन US के पास है। अब चाइना कह रहा है कि सेकंड नंबर में मेरा नाम होना चाहिए, इसलिए चाइना रेगुलरली बाय कर रहा है। चाइना की ये कोशिश है कि आज के दिन हमारी US डॉलर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि US डॉलर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, US का डोमिनेंस है। चाइना US का लफड़ा चल रहा है, US पुराना राजा है, चाइना कहता है मेरे को भी राजा बनना है, तो दो राजाओं के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, और दोनों ही आपस की एक वॉर लड़ते जा रहे हैं, दोनों के कंफ्यूजन चल रहे हैं। एक जगह एक ऐसा आदमी है जो किसी की सुनता नहीं है, दूसरी जगह एक ऐसा आदमी है जो किसी की चलने नहीं देता। दोनों जगह खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, दोनों जगह सन की वर्ड नहीं होना चाहिए, पर वो है थोड़े से जो हमें समझना पड़ेगा। अब ऐसी वॉर में क्या हो रहा है, चाइना कह रहा है कि भाई मैं गोल्ड लूंगा और मैं US डॉलर के अगेंस्ट में गोल्ड को खड़ा करूंगा, और मैं चाहता हूं कि गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड हो, गोल्ड को एज अ बेंचमार्क पर रखना चाह रहा हूं मैं। तो वो यहाँ पे गोल्ड परचेज कर रहा है, जिसकी वजह से ये पंप हो रहा है। जब कोई एक कंट्री पीछे पड़ जाती है, मैं तो कहता हूँ कोई बड़ा HNI या कुछ FIS पीछे पड़ते तो कोई एसेट क्लास बढ़ जाता है, या फिर कोई स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तो एक कंट्री पीछे पड़ रही है, और
एक कंट्री पढ़ रही है तो यूएस भी कह रहा है कि भाई अभी क्या हुआ था, यूएस ने काफी सारा गोल्ड का निकाल के बिटकॉइन में, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, पर अब उन्होंने वो भी रोक दिया। उन्होंने कहा यार अगर दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों उड़ते तीर लूं, तो वहां पे से जो सेल हो रही थी वर्ल्ड की वो रुक गई है। इस कंप्लीट हाइप के चक्कर में गोल्ड बहुत ज्यादा भाग चुका है। सो गोल्ड में अभी आई थिंक एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है, बिकॉज वो आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन का पार्ट होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से गोल्ड 50% हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी आर्टिकल्स भी ऐसे आने लग गए हैं, तो वो अब सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट होता है कि 1.5 लाख तो जाएगा ही जाएगा 1-2 महीने, अभी दिवाली का टाइम है, शादियों का सीजन आ रहा है, सर सावे आ देखो रहे होता है क्या है, व्यूज लेने के लिए या तो मेरे को 1.5 लाख लिखना पड़ेगा या फिर सीधा 50,000 लिखना पड़ेगा, बीच में कहीं व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। सो वो व्यूज का गेम है, बट अपन लॉजिकल रहते हुए आज लमसम का क्या मैं पर्सनली डालूंगा पैसा, शायद नहीं डालूंगा, मेरे को ये वैल्यूएशन पे लमसम समझ नहीं आएगा। पर क्या मैं एसआईपी डालूंगा? हाँ डालूंगा। क्या मैं सिल्वर पे फोकस करूंगा? हाँ बिल्कुल करूंगा, क्योंकि सिल्वर एज एन एसेट क्लास 2008 से लेके 2022-23 तक अंडर परफॉर्म करा है, अब चलने लगा है। एक समय ऐसा है, एक रेशियो बताता हूं मैं आपको जो लाइफ टाइम याद कर लो, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो, कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में, सिल्वर का क्या चल रहा है। एक समय ऐसा था जब इंडिया में 1:1 चल रहा था, गोल्ड 1 लाख का, सिल्वर 1 लाख का, 1 लाख नहीं 98,000 कुछ चल रहा था। जब भी ये रेशियो 1:1 या फिर सिल्वर नीचे आ जाए गोल्ड से, वो बम्पर मौका होता है, हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है, वहां पे सिल्वर में आपको एक्सपोजर ले लेना चाहिए। अच्छा, ये आप एक टिप्स दे रहे हो कि अगर भाई ऐसा कुछ मार्केट में आपको लगे, सर टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, अपन टिप नहीं देते हैं। आपने एक पैटर्न फॉलो किया है ना पैटर्न भाई? है, हाँ। और इसके ऊपर मैंने रील भी बनाई थी जिस समय ये रेशियो था, मैंने कोई एडवाइस टिप नहीं दी थी, पूरे कंप्लायंस को फॉलो करते हुए सिर्फ पास का डेटा दिखाया था 50 साल का, कि जब जब सिल्वर का प्राइस रेशियो में 1:1 या उसके पास गया है, वहां से सिल्वर में बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई एसेट क्लास एक बहुत लंबे समय तक रुक जाती है, तो जितना ज्यादा रुकती है उतना ही ज्यादा उस पर रिपल इफेक्ट, भागने का मौका आता है। आप सपोज एक स्प्रिंग है, उसको दबाते जा रहे हो, तो उसके फटेगा भी वो ज्यादा। अब लमसम का वहां पे मौका होता है जहां पे वो दबा हुआ चीज है, कि एक साथ यार अगर आया तो बहुत मजा आ जाएगा, नहीं तो अंडर परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज वहां पे जाने के लिए बहुत कम है। तो सिल्वर पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, गोल्ड पे भी ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल मोड्स होते हैं जिससे आप कर सकते हो। आपको आज के दिन डिजिटल मोड को फेवर करना चाहिए, उसकी भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि क्यों है, बट ये आपको एसेट एलोकेशन के लिए अभी भी एसआईपी रूप में ध्यान रखना चाहिए। पर आप सोच रहे हो कि मैं लमसम डाल दूं, इक्विटी सारा निकाल के डाल दूं, आप फिर फंसोगे। आप भागती हुई ट्रेन पे चढ़ रहे हो, पर वो जो भाग रही है ट्रेन, वो उसको अगले स्टेशन पे रुकना भी है, और जो शायद रुकी हुई है उसको चलना भी है। तो ट्रेन को ऐसे शफल करते रहोगे तो आप अपने डेस्टिनी में हमेशा सही लेट रहोगे। पहुंचोगे। हाँ, तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आया कि जब से ट्रम्प दद्दू आए हैं, तो उन्होंने मतलब पूरे जो इकोनॉमी है यूएस की लेके, इंडिया की लेके, हर किसी की इकोनॉमी हिला दी है। जितने टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, चार्ज वगैरह, तो आपको क्या लगता है, जैसे चाइना बढ़ा रहा है, इंपोर्ट ले रहा है गोल्ड का। अभी मैं पीछे की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैक्सिमम रहता था गोल्ड रिजर्व, वो फॉरेन जो होता है ना उनका रिजर्व, वो 8% उसमें गोल्ड था। अब इतना ज़्यादा पिछले 8 या 10 महीनों में आरबीआई ने खरीदा है, ठीक है, हर महीने टन्स में खरीद रहा है। पिछले 3 महीने में शायद पता नहीं 8 से 10 टन वो खरीद चुका है। तो अभी 11% इंडिया का, मतलब इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ। तो क्या इंडिया को डर लग रहा है कि ट्रम्प दद्दू और कोई मतलब खुराफात करेंगे और अपनी इकोनॉमी को सेव रखने के लिए, क्या ऐसा कुछ है? इसी वजह से गोल्ड ऐसा लगता है कभी कभी सर, जो ट्रम्प है ना वो इन्फ्लुएंसर है, उसको चाहिए ट्रेंडिंग पेज पे अपनी जगह। अच्छा। जैसे ही 10-15 दिन होते हैं उसको लगता है ट्रेंड नहीं हो रहा है, कुछ तो डालो कि ट्रेंड हो, तो वो उसको ट्रेंडिंग करने का उसको शौक है। वो थोड़ा एक अलग किस्म का आदमी है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, भैया हम उनका कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड या फिर प्रेशियस मेटल एज एन एसेट क्लास कब बढ़ते हैं? वो तब बढ़ते हैं जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी हो। यूएस का रशिया से कंफ्यूजन, यूएस का चाइना से कंफ्यूजन, इंडिया का पाकिस्तान से कंफ्यूजन, उधर इराक ईरान की वॉर, ऐसे जब ये कंफ्यूजन चलता है, यूक्रेन रशिया का कंफ्यूजन, जब भी कंफ्यूजन चलेगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होगी, ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी, उस समय पे गोल्ड अच्छा करेगा। अभी आज के दिन मैं नेक्स्ट एक बताता हूँ कि गोल्ड में नेक्स्ट बड़ी रैली या फिर स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है, वो भी मेरे को जो लगता है मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। यूएस आज के दिन सबसे ज्यादा किस चीज पे खेल रहा है, आप मुझे बताओ। क्या है चीज जो यूएस का हर आदमी करने की कोशिश कर रहा है? जैसे एक समय था 1999, उस समय पे हर आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? आईटी। हाँ। सब कंपनी के पीछे .com लगा रहे थे और भागते जा रहे थे। आज क्या कर रहे हैं वैसा? एआई। तो यूएस एआई कर रहा है, वहां पे एआई की कंपनीज भाग रही है। अगर आप वहां के स्टॉक मार्केट में देखोगे, जो एआई से लिंक कंपनी है वो एकदम चांद पे पहुंच चुकी है। इंडिया को हम मान रहे हैं कि यार इंडिया एआई वाली वॉर में या इंडिया एआई वाली रैली में अभी तक इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली गुड। क्योंकि अगर जब भी ये एआई का बबल फटेगा, देखो ये फटेगा तो सही, बट कब फटेगा मुझे नहीं पता। हो सकता है इस फटने में 6 महीना, साल भर, 2 साल और लग जाए। पर जिस तरीके से मार्केट वैल्यू कर रहा है एआई वाली कंपनीज को, स्पेसिफिकली यूएस में,
प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, जितना वोकल हो रहे हैं, ये एक बबल बन रहा है। अब इस सिनेरियो में इंडिया क्यों बेनिफिट में? देखो, इंडिया ने जब एआई की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एआई की रैली में जब फॉल आएगा यूएस मार्केट में, जब भी आएगा, मेरे को नहीं पता आएगा नहीं आएगा कैसे होगा, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, कि एआई का एक बबल बनना वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब वहाँ पे एआई का बबल बर्स्ट होगा, तब वहाँ पे मार्केट बहुत गंदा टूटेगा। इंडियन मार्केट थोड़ा सा सिंपैथी में टूटेगा, पर जल्दी से संभल के इंडिया विल अगेन बी वन ऑफ द फास्टेस्ट टू रिकवर मार्केट, बिकॉज अभी तक उसने एआई की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। पर ये जब सिनेरियो हो रहा होगा, इस समय वापस से गोल्ड सिल्वर में या प्रेशियस मेटल में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय वापस से ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, ग्लोबल क्रैश करेक्शन, ये वो दुनिया भर की बातें चल रही होगी, और उस समय ये ट्रिगर हो सकता है। ऐसा कुछ मौका दिखता है, उस समय हम लोग गोल्ड में ऐसा स्विंग ट्रेडिंग कुछ लमसम करते हैं, ठीक है, बट अभी लमसम नहीं, ऐसा भी बहुत अच्छी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के मौके पे आपको टैक्टिकल कॉल लेते हुए गोल्ड सिल्वर हमेशा रखना पड़ेगा। उस समय पे प्रोबेबली आपको क्रिप्टोस थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बिकॉज क्रिप्टोस पे वहाँ पे दिक्कत आएगी, या शॉर्ट करना सीखना पड़ेगा। इक्विटीज में शॉर्ट करना सीखना पड़ेगा, इक्विटीज में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर इंडियन मार्केट उस कंप्लीट सिनेरियो में, बिकॉज अभी वहाँ पे नहीं हुआ है कुछ भी, इंडिया में रैली नहीं आई है, बल्कि इंडियन मार्केट के लिए सब कह रहे हैं कि पिछले एक साल में रिटर्न्स नहीं, यूएस में रिटर्न्स है। और लोग कह रहे हैं कि यार एक साल पहले जहाँ पे था मार्केट 25,000, आज भी 25,000 में, तो बदला क्या है? मैं बताता हूँ बदला क्या है। पिछले एक साल में इंडियन मार्केट ने 0 रिटर्न्स दिए, बहुत अच्छी बात है। बदला क्या है ये देखो, बीच में ट्रम्प का सारा ड्रामा हो गया, इंडिया पाकिस्तान की वॉर ही हो गई। मतलब हमने बहुत थपड़े मारी, बहुत बैंड बजाई, पूरी वॉर हो गई, कंफ्यूजन हो गया, वॉर हो गया, अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, टैरिफ की न्यूज आ गई, FIIs बैक टू बैक यहाँ पे इंडिया में माल बेच रहे हैं, और इंडिया में नहीं, सारी इमर्जिंग कंट्रीज में बेच रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है, जैसे इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा निकाल रहे हैं, पर फिर भी FIIs जो इंडिया को थोड़ा सा पहले प्रीमियम दे रहे थे, बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे नेक्स्ट ग्रोथ इधर ही है, वो प्रीमियम थोड़ा सा कम करते हुए इंडिया में से भी विड्रॉ किया। FIIs बैक टू बैक इतने 3-4 साल बैक टू बैक निकाल रहे हैं, फंड्स नहीं निकाला है। यानी कि ये FII मैं बता दूं कोई सिंपल लैंग्वेज में, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मतलब अपना पैसा लगाते हैं उन मार्केट्स में जो उनको लगता है इमर्ज कर रही है, और उन्हें लगता है कि वोलेटाइल हो रहा है या कुछ गिरने वाला है, तो अपना पैसा वो निकालने लगते हैं। एग्जैक्टली। और आज के दिन इंडिया में 13,000 से ऊपर रजिस्टर्ड FIIs है जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि FIIs एक दो आदमी जो पनवाड़ी की दुकान पे बैठ के डिसाइड कर लेंगे आज निकाल लो। 13,000 लोग हैं, वो अपना टैक्टिकल कॉल ले रहे हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। 13,000 बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो मैनेज कर रही है। तो ये सब नेगेटिव हो रहा है। ये सब नेगेटिव होने के बावजूद भी, अगर ये सब नेगेटिव आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले होता ना, तो यहाँ से मार्केट 20% नीचे मिल रहा होता। ये सब दुनिया भर का नेगेटिव होने पे कि भैया इंटरेस्ट रेट डाउन हो रही है, इंटरेस्ट रेट डाउन होना मतलब इक्विटी से पैसा निकल के कुछ कंफ्यूजन होना, इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, कभी गवर्नमेंट के रिलेटेड कंफ्यूजन्स आ रहे हैं यूएस की वजह से कि यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया, फिर मोदी जी वहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं। मोदी जी हैज़ बीन ब्रिलियंट इन दिस कंप्लीट नेगोशिएशन की साला तुम कुछ भी करो, मैं अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करूंगा तुम पे। नॉट रिएक्टिंग टू अ पर्सन हु इज वांटिंग अ रिएक्शन इज आल्सो अ रिएक्शन। ये बात तो एंड टफेस्ट रिएक्शन। भाई लोगों को ये कमजोरी भी लगती है कईयों को कि भाई वो बोलता जा रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने टैरिफ लगा दिए, यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो कई लोग नेगेटिव भी ले लेते हैं। देखो मैं कहता हूँ आप मोदी जी को पसंद कर सकते हो, ना पसंद कर सकते हो, बट एज एन इंडियन आपको जो पद है पीएम का, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पोस्ट को देखो फिलहाल, अभी पोस्ट की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, पीएम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो हम पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इंटरनली हो सकता है कि मेरा उनसे मतभेद हो, पर मनभेद नहीं हो सकता पीएम से, पीएम की थॉट प्रोसेस से। मतभेद हो सकता है कि यार मेरे को लगता है शायद ऐसे बेटर हो सकता था, बट यहाँ पे मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो ये रायता फैलना है भाई साहब, और रायता बहुत गंदा फैलेगा। नहीं रिएक्ट किया तो इवेंचुअली सारी चीजें कूल डाउन हो जाएगी। आप देखो ना, अगर एक पर्सन है जो हर जगह पोक करना चाहता है, वो आदमी पोक क्यों करता है कि सामने वाला भी रिएक्ट करे। अब वो पोक करने पे रिएक्ट नहीं हुआ तो वो आपकी सुपर पावर है कि यार कोई आपको चाह रहा है कि आप गिरो, पर आप उसको देख नहीं रहे, आप अपने मन में चलते जा रहे हो। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पीएम मोदी सर की बात है, ये बात है। और मोदी जी आज के दिन वो पीएम है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो इंडिया के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई अगर बाहर का आदमी आता है, कोई पीएम आता है, कोई प्रेसिडेंट आता है, वो मोदी जी से हाथ नहीं मिलाता, वो इंडिया के 140 करोड़ लोगों से, इंडिया की 140 करोड़ लोगों की परचेसिंग पावर से हाथ मिलाता है। तो वो पावर को ध्यान में रखते हुए इग्नोरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो पिछले एक साल में सब कुछ कंफ्यूजन के बाद भी हम मार्केट में यहीं पे खड़े हैं। अगर अगला कोई करेक्शन आता है यूएस मार्केट में, चाहे वो एआई का हो चाहे कुछ भी हो, जिसकी वजह से इंडिया मार्केट में सिंपैथी पे जाता है, पर उस सिंपैथी के करेक्शन के बाद प्रोबेबली इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन, इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की पॉपुलेशन की कंजम्पशन पावर, इंडिया की यूथ की कंजम्पशन पावर, इंडिया एक यंग नेशन है, सबसे टैलेंटेड नेशन है, सबकी नजरें इंडिया पे है। इन सब चीजों की वजह से भारत
विल बी दी नेक्स्ट बिग थिंग जो अगले 5 साल में आपके लिए हो जाएगी इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव में? तो भैया मेरे को जो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझ में आ रहा है, ठीक है, कि भाई 2008-9 में जब बहुत तगड़ा मतलब यूएस मार्केट एकदम से क्रैश हो गया था, तब भी इंडिया संभल गया था। 2019 में उसमें इंडिया की विमेंस की वजह से संभला था। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारा सोना काम आता है कि ये सोना जो काम आता सेविंग्स हम जो लोग कर रहे हैं सोने के रूप में, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस दुनिया में सोना लिमिटेड है, ठीक है। अब अगर हर साल की बात करें, सिर्फ 1.5% से ही सोना बढ़ रहा है जो टोटल रिजर्व पूरे वर्ल्ड में है, बाकी इधर उधर ट्रांसफर ही हो रहा है। भैया जब नोटबंदी हुई थी ना, मेरे पापा और हम बहुत खुश हुए थे। हाँ। हमें लगता था कि यार हमारी मम्मी के पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। उस दिन पता चला यार ये तो है यार, हाँ। और किसी को नहीं पता। हाँ, तो बड़ा मजा आया। आप मानोगे मेरी दादी हैं, थैंक्स टू मोदी जी। हाँ, मेरी दादी 85 ईयर्स की हैं। तो जब मतलब लॉकडाउन लगा था तो मेरी दादी को मेरे दादाजी ने कहा कि भाई 20-50 कुछ रुपए तेरे पास 500 का एक आधा नोट हो दे दे। 1,500 मेरी दादी की पेंशन थी, 1,500 या 2,000। आप मानो मेरी दादी ने कितने रुपए निकाल के दिए होंगे चारपाइयों में से इधर उधर से, सोच के देखो। फिर भी 15, 20, 50,000, 45,000 से ज्यादा मतलब कहीं कहीं से निकले। जब मेरे दादा ने ये बोला ना कि ये कूड़े का ढेर हो जाएगा, 1 रुपया भी काम का नहीं रहता, तब मतलब 45,000। तो कहने का मतलब ये है, हमारे तो आज भी निकलती कि ओले ये यहाँ से निकला, अब उसको सोवेनियर बना के रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो कहीं ना कहीं तो फीमेल की वजह से भी टिकी हुई है, और फीमेल की वजह से ही ये जो गोल्ड है ये आज भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो गोल्ड और सिल्वर का अभी मैं वापस से आ जाता हूँ। आपने जो ये रेशियो बताया 1:1, अभी जैसे 1:45 पे चल रहा है सिल्वर और गोल्ड है 1:25 पे, तो अब भी थोड़ा सा गैप है। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है तो 1.5 तक अभी जाएगा? आपको दोनों देखो, इसकी भी एक पास्ट का एक डेटा है। पास्ट का डेटा ये कहता है कि जब करेक्शन होगा उस समय सिल्वर बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, पर जब रैली आ रही होगी तब भागते हुए मार्केट में सिल्वर ज्यादा चल जाएगा एज अच्छा, कम्पेयर टू गोल्ड। वो आप ध्यान रख लो। और अभी के समय पे बिल्कुल सिल्वर का टैक्टिकल कॉल है। मेरा काफी समय से बात चल रही है कि मुझे सिल्वर पसंद है, पर वो बात चलते चलते यहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से स्टार्ट हुई थी बातचीत, तो हम काफी आगे आ चुके हैं। बट यस, सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए। मैं कहता हूँ कि आप एक चक्रव्यूह में घुस रहे हो, आप अपने बेसिक्स को फॉलो करिए। इन्वेस्टमेंट एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको अपने बेसिक्स काम आएंगे। आप उस बेसिक्स को फॉलो करिए। अपने क्या होता है, अपने से बड़ों की मदद भी लीजिए, उनकी बात भी सुनिए, उनकी समझ का भी यूज कीजिए। अगर आपको ये लगने लगा है आज के दिन लाइफ में कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या मुझे किसी की अंडरस्टैंडिंग की, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ये तो सबको लगने लगता है आजकल। तो ये आपका अहम है। हाँ, रील देख के, टीवी देख के बोला यार बाकी मुझे क्या बताएंगे, मैंने जो देख लिया बोला वही सत्य है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है तो ये आपका अहम है। और आपको ये भी लगता है कि सबको आपकी जरूरत है तो ये आपका वहम है। वाह, सही बात। अगर आपको लग रहा है कि यार सब मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे बिना ये ऑफिस में काम नहीं होगा, मेरे बिना मेरा घर नहीं चलेगा, इवेंचुअली सब कुछ चलता है। आपकी डिपेंडेंस तब तक है जब तक आप रेलेवेंट हो, आप शालीन हो, आप अपने एथिक्स में लगे हुए हो। सो बड़ों की बात सुनना स्टार्ट करिए। कई बार हमारे जो ऊपर की जनरेशन है जिन्होंने 50-50 साल का एक्सपीरियंस रखा है, उनके एक्सपीरियंस से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो उनको सीखना चाहिए। तो अब जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि वो आप जाने जाते हैं इन्वेस्टमेंट राय देने के लिए, तो जो युवा लोग हैं, कई बार हम फिल्में देखते हैं जैसे दिल चाहता है, ठीक है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हर किसी का एक सपना होता है, जैसे जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं कि भाई 30-35 साल की उम्र में ना, या हद मार के 40 साल की उम्र तक हम रिटायर हो जाएं, ठीक है, हम बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ जाती है लाइफ में। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हर कोई सोचता है फ्यूचर को लेके। तो क्या आप 5 ऐसे कोई तरीके बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, ताकि जो मिडिल क्लास का एक इंसान है वो मतलब टेंशन फ्री रह सके? यार मैं ना इसके लिए सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने कहा 30-35 तक रिटायर हो जाए। हाँ। ये ना सबसे बड़ा मिस्टेक होगी आपकी लाइफ की। मैं आज के दिन हम लोग ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं हमारी कंपनी, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके हम फंड्स को मैनेज करते हैं। अभी रिसेंटली की बात है, और आपने रिटायरमेंट की बात करी तो मेरे को अभी वो बहुत उनकी लाइन याद आई है। एक हमारे मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, मेरे गार्जियन हैं, लिस्टेड कंपनी के सीईओ की पोस्ट से वो निकले थे, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस। उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, रफली 62 की एज में उन्होंने रिटायर ले लिया था। आज के दिन उनकी एज 72 के आसपास है। अभी जस्ट अंकल से मैं मिला था रिसेंटली, वो भी दिल्ली ही रहते हैं। दिल्ली में उनसे मिला तो उन्होंने मेरे से बोला कि अनंत, तेरे को पता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? मैंने कहा यार कोई फाइनेंशियल मिस्टेक कर दी होगी, कोई कुछ कर दिया होगा, कोई मैंने कुछ जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया शायद उसमें किसी में लॉस हो रहा होगा, कुछ मेरे से गलती हो गई होगी। मैंने कहा बताओ अंकल क्या है? उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी लाइफ की कि मैं 62 पे रिटायर हो गया। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे पास पैसा बहुत है,
मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी आने वाली 2-3 पुश्तें भी आराम से खाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैं काम कर रहा था, मेरी लाइफ में एक गोल था, एक पर्पस था, खुशी थी, एक्साइटमेंट था, नया कुछ करने के लिए था। जब से मैंने काम छोड़ा है, मेरी हेल्थ खराब होनी स्टार्ट हो गई है, मेरा फोकस खराब होना स्टार्ट हो गया है, मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो खराब होनी स्टार्ट हो गई है। मेरे को ऐसा लगता है सुबह उठ के कि यार मेरे पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं है, यार मैं मस्ती तो कर रहा हूँ बट कब तक करूँ। तो मेरे पर्सनल सजेशन ये है, आफ्टर ऑल माय वर्किंग ईयर्स एक्सपीरियंस, कि आपको कुछ ना कुछ काम, आपको लगता है कि 2-3 घंटे का काम है दिन का, आप वो 2-3 घंटे का करो, पर जब तक आप चलते रहोगे आप चलते रहोगे। जैसे ही आप बैठ गए फिर आप बिस्तर पे आ जाओगे। तो उन्होंने जब मेरे को बात की, मैंने कहा यार ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हो कि आप 40 इयर्स पे रिटायर हो जाओ, रिटायर नहीं, आप ये बोल सकते हो कि मैं फ्रीडम आ गया है मेरे पास, अब मेरी जो इच्छा होगी, जो मेरा पैशन है, मैं उसको परस्यू करूंगा और वहाँ पे जॉब बनाऊंगा, वहाँ पे प्रोफेशन बनाऊंगा, वहाँ पे बिजनेस करूंगा। बहुत अच्छी बात है। चाहे कम टाइम के लिए मैं काम करूं दिन में, पहले मैं 8 या 10 घंटे करता था, 9 to 9 की जॉब छोड़ के मैं 4 घंटे पे आ सकता हूँ, बट मेरे मन का कर लूँ। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं जॉब में था, मेरा ये डिफरेंस मैंने भी फील किया है भैया। जैसे हम लोग जब इंटर्नशिप में थे, मुंबई में था, 2012 से 2015 में इंटर्नशिप करता था। सुबह हम लोग 7-8 बजे निकलते थे, रात में 11 बजे तक आते थे। फिर बहुत सारा एक अलग लाइफ थी, बहुत मजा आ रहा था। बट वहाँ पे मैं लोगों को क्रिप करते हुए देखता था कि यार सब क्रिप करते थे कि आज 5 बजे निकलेंगे, आज ही करेंगे, वो क्रिपिंग बहुत थी। अभी जब से मैं मेरे खुद के बिजनेस में आया हूँ, मैंने पर्सनली कभी क्रिप नहीं किया। और जब से मैं क्रिएशन में आया हूँ, मेरे को नहीं पता संडे क्या होता है। जिस दिन मेरी इच्छा होगी वो मेरा संडे है। पर संडे को मैं काम नहीं कर रहा, ये बहुत रेयर होता है। संडे को 99% मैं काम कर रहा होता हूँ। मंडे को मेरी इच्छा हो गई, किसी दिन मेरी फैमिली ने कहा कि करना है, तो वो फ्रीडम ऑफ टाइम ये होता है कि यार आप टाइम के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो, आप मनी गोल के लिए काम कर रहे हो, आप फेम के लिए काम कर रहे हो, आप किसी मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हो। मेरा जैसे मोटिव है कि टू कन्वर्ट इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। हम लोग सेविंग सब करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, लोगों को बढ़ावा देना है और लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना है। उसकी भी एक बहुत इमोशनल कहानी, वो मैं बता चुका हूँ कई बार, तो अभी रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। बट मेरा यहाँ पे ये पर्पस है, तो मैं उस गोल के लिए काम कर रहा हूँ। अब आप जो बात कर रहे हो कि 4-5 मिस्टेक्स या 4-5 चीज़ें जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए या यंगस्टर्स को फोकस पर रखनी चाहिए, वो सबसे पहला ये है कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं भैया सारा पैसा लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, फालतू बात है। मैं भी इंजॉय करता हूँ, आप भी इंजॉय करो, क्योंकि ये यूथ की एज कभी नहीं आएगी। बल्कि मैं तो ये करता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो इन्वेस्ट करो ही मत। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से पढ़ाई करो, जो पैसा बच रहा है उसको अपने दोस्त को पार्टी दो, उसके साथ गोवा में घूमो, उसको समोसा खिलाओ। क्योंकि आज के दिन फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त मिला के मेरे को 5 स्टार में रुकवा दे, पार्टी करवा दे, मैं उसका नाम भी नहीं जानूंगा, पर जिसने मेरे कॉलेज समय में मेरे को समोसा खिलाया था, या जिसके साथ मैं कॉलेज समय पे मस्ती करने के लिए गोवा छुपते छुपते गया था, पैसे थोड़े से बचा के 20,000 में गोवा की ट्रिप मार के आए थे जैसे तैसे बस में बैठ के, वो मेरे को आज भी मेमोरीज याद है। तो स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट ठीक है। अगर आप बताओ स्टूडेंट लाइफ में कितना 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे? 1,000 रुपये का साल 5,000 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया महीने का, साल का 20-25,000 इन्वेस्ट किया, 4 साल आपकी स्टूडेंट लाइफ में मैं कहता हूँ आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। और आप बहुत सुपर इन्वेस्टर हो, 1 लाख के कितने बना लोगे? 2, 3, 5, 6 लाख। अगर आपने अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने गोल पे, अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया, तो पहला चेक जो आपका आएगा वो 5 लाख का आएगा महीने का। तो स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टिंग इज अ मिथ, छोड़ दो। अर्ली ये वो सब वो बाकी छोड़ो, आप एक्सपीरियंस करो उस समय। मैंने जो पैसे उड़ाए हैं स्टूडेंट लाइफ में, मैंने जो इंटर्नशिप में मस्तियाँ करी है, वो मैं आज क्लब जा ही नहीं सकता। मेरे को इच्छा नहीं होती क्लब में जाने की, ना मेरे को शौक, ना मेरी वाइफ को शौक। हमें चाहिए एकदम चिल प्लेस, एकदम प्राइवेट प्लेस, एकदम चुपचाप बैठ जाओ शांति से जाके। अब क्लबिंग होती नहीं है सर। पिछले 25 के बाद मैंने कभी लाइफ में मैं क्लब नहीं गया। पैसा आने के बाद आदमी शांत भी हो जाता है। पैसा नहीं सर, देखो लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग मोटिव होता है। हाँ, exactly. शादी के बाद मैं बहुत शांत हो गया कि यार लाइफ में सेटल हो गए, मेरी वाइफ मेरे को काम डाउन करती है। तो पहला आपका रूल ये है कि स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। स्टूडेंट लाइफ में एक्सपीरियंस पे, अपने पे इन्वेस्ट करो। सबसे बड़े एसेट आप खुद हो, खुद पे डेवलप करने पे, खुद के लाइफ पे, खुद पे एक्सपीरियंस पे इन्वेस्ट करो। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड, जैसे ही पहली जॉब लग जाए, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो चुपचाप। ये मैंने 2 या 3 मतलब जो इंडिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट की राय देते हैं, तो जैसे मेरे दोस्त भी हैं, जैसे पुष्कर भाई हो गए, अभिषेक भाई हो गए, तो हर कोई ये बात कॉमन बताता है। हाँ। तो ये इतना बड़ा मतलब ज़रूरी पॉइंट क्यों है सर देखो, और आम लोग सोचते नहीं है भाई इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि पैसे आएंगे, अच्छी तनख्वाह आएगी, हेल्थ इंश्योरेंस फिर देख लेंगे, टर्म इंश्योरेंस बाद में देख लेंगे। बट इज इट दैट रेलिवेंट? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और रियल स्टोरी और मेरे क्लाइंट की स्टोरी, और बहुत रिसेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है मेरा एक, और वो मुंबई का रहने वाला है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, मेरे साथ अच्छा जॉब करता था। हमारे सीए के समय पे वन ऑफ द रैंक होल्डर्स में से एक था, तीनों लेवल पे रैंक थी, सब कुछ अच्छा था।
अच्छी जॉब चल रही थी, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस में से एक चल रहा था जब उसका स्टार्टिंग हुआ था, बहुत बढ़िया जॉब चल रही थी। जब उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, रफली 50 लाख का पैकेज साल का चल रहा था और सब कुछ सेटल्ड था लाइफ में, इंश्योरेंसेज नहीं थे। अब उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ हुआ ये कि पाँव में उसकी कुछ दिक्कत स्टार्ट हो गई। अब भगवान जाने वो क्या दिक्कत है भाई साहब, वो नहीं खड़ा हो सकता अभी 1 घंटे से ऊपर भी। वो यूएस दिखा के आ गया, इंडिया में दिखा दिया, हर जगह दिखा रहा है, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी वजह से जो उसकी लाइफ चल रही थी, बिकॉज उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, टर्म इंश्योरेंस नहीं था, जो उसने पैसे कमाए थे हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, टर्म तो खैर रेलेवेंट ही नहीं है अभी तक तो, बिकॉज वो है टचवुड और वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा, पर हेल्थ उसके पास नहीं था। उसको ये लग रहा था कि यार अभी मेरे को क्या जरूरत है, अभी तो मैं यंग हूँ। देखो, हेल्थ और टर्म आप लेते हो बुरे समय के लिए, और बुरे समय की बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बता के नहीं आएगा। अगर बुरे समय पता होता हमें कि ये बुरा समय आने वाला है, तो उसको हम मैनेज कर लेते। वो शॉकिंग वे में ही आएगा, सबको शॉक लगेगा, मुझे लग चुका है, आपको लग चुका है, मेरे जैसे हाथ में ये फ्रैक्चर हुआ, अभी मेरा बहुत सारी चीज़ें लग रही है, मेरे पिछले 2 महीने में 4 बार लग चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा पाँव में लिगामेंट टेयर हो गया खेलते खेलते, फिर ये फ्रैक्चर हो गया, ये मेरा अंगूठा क्रिकेट खेलते हुए लग गया, तो कुछ ना कुछ हो गया। तो आप हो भी तो हमारे स्टार क्रिकेट एंटरटेनमेंट लीग देखो, के। सब अपनी लाइफ के सचिन तेंदुलकर है, सही बात है, विराट कोहली है, अपने खेलने में अपने को ये लगता है अपने आइडियल वही है यार, नहीं, अपन नहीं। लगता है अपन अपनी गली के सचिन तेंदुलकर है। नहीं, अब नहीं, जो सही खेलते हैं अपन मस्ती के लिए खेलते, बट अब उसका जॉब इम्पैक्ट हो रही है, उसकी सारी सेविंग्स इम्पैक्ट हो गई, मेंटल पीस गया, और एक हेल्थ इंश्योरेंस होता तो शायद वो इतना सफर नहीं करता। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आप लेके रखो। साल का आपका 25-30 हज़ार का खर्चा है, जिसमें आप पूरा सेव, मतलब महीने का आप इस दिन का मान लो 200 रुपये का खर्चा नहीं है आपका, जिसमें आपकी लाइफ सिक्योर हो गई, फैमिली की और आपकी दोनों की। तो ये लेके रखो। अभी मेरा भी एक ही दोस्त है, तो भिवानी में, उसके साथ क्या हुआ, अच्छे पैसे खूब, तो सारे खाते पीते मतलब राजपूत हैं वो, खूब जवान, मतलब हट्टे गट्टे सारे। तो बोला भाई क्या ही जरूरत है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस, बोला ऐसे ही होता है। तो उनके चाचा थे जो मतलब 2 आदमियों को पकड़ के ऐसे उठा सकते थे, मतलब इतनी ताकत थी उसमें, वो घोड़े के ऊपर चलते थे, गांव में क्या मस्त हो रहा था, मतलब मजबूत आदमी। आप मानोगे, अचानक मुझे एक दिन पता चला कि उनके ब्रेन में कहीं ना कोई ट्यूमर हो गया, और वो यहाँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। तो उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, वो घर आ गए मतलब 15-20 दिन बाद, और महीना 2 महीना ही हुए थे, वो एक बार बाथरूम में गिर गए और फिर से वापस ऑपरेशन हुआ, वो वापस घर नहीं आ पाए। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने बताया इस टोटल प्रोसीजर में, ट्रीटमेंट में उनका 40 से 45 लाख रुपए लग गए। सो कैन यू इमेजिन। तो अब जो उनका अच्छा खासा काम था, तो ऐसा भी समय आ गया कि कहीं ना कहीं उनको अपना कोई बहुत कीमती जो एसेट था वो गिरवी भी रखना पड़ा। तो मतलब 45 लाख इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो ये मैं हर किसी को कहूँगा, हम जवान हैं, हम मिडिल क्लास से मान लिया, हर महीने जो या साल का जो 35-40 हज़ार एक बार जा रहा है, 30 हज़ार जो जा रहा है ना पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस, मैं भी करवा रखा है मैंने, जैसे ही यूट्यूब पे थोड़ा सा कुछ हुआ मैंने करवा लिया। तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है, कुशन होता है, आपको पता है कि बुरा टाइम बता के नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि ये तो पैसे खराब ही हो रहे हैं, अरे 2 साल से तो मैं बीमारी नहीं हुआ, ये पैसे वेस्ट हो गए। बेटा वो वेस्ट नहीं है, वो आपके माइंड का कंफर्ट हमेशा रहेगा। तो 10 लाख का, 20 लाख का जितना भी खर्चा लगेगा ना, वो आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपके साथ कोई ऐसी घटना होगी। और दिन रात का हमारा खाना पीना आजकल ऐसा है, आबो हवा ऐसी है, आप बच ही नहीं सकते हो, नहीं बच सकते हो, तो करवा लो भाई, बिल्कुल सही राय दे रहे हैं। इसीलिए मैंने एक सर्टिफाइड बंदे से आपको कहलवाई है ये चीज़। नहीं भैया, हाँ। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमेशा करना चाहिए यार। और आप फिर इन्वेस्टमेंट का 2 हो गया, फिर आप बताओ। तीसरा है, पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। सोचने से सपनों का जहां नहीं मिलता है, चलना पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। सिर्फ सोचने से करोड़पति नहीं बना जाता है, अमीर नहीं बना जाता है, छोटे छोटे निवेश से स्टार्ट करना पड़ेगा, और पहला इन्वेस्टमेंट सबसे रिस्की होगा। पहले इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी जर्नी ये होगी कि आपने कुछ SIP स्टार्ट करी, आपको लग रहा है कि यार मैंने स्टार्ट कर दिया, 1-1.5-2 साल बाद आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं FD कर देता। एग्जैक्टली। फिर आपको अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे, फिर आपको लगेगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर आपने कंटिन्यू करा, FD नहीं करी, 2 साल में आपको FD की इच्छा करेगी, पर आपको लगेगा नहीं नहीं चलने देते, 3-4 साल में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके रिटर्न्स FD को बीट कर रहे होंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा, आप निकालोगे नहीं ऑब्वियसली क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म क्लिक किया है, फिर एक समय ऐसा आएगा 5-6 साल इन्वेस्ट करने के बाद कि आपकी SIP नेगेटिव हो जाएगी। आप बोलोगे भैया ये तो गए पत्थर में, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। लाइफ में आपको बड़ा बनने से पहले टेस्ट होगा। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले, बड़ा रिटर्न्स मिलने से पहले हमेशा टेस्ट होगा। अगर आपका नहीं हुआ है पोर्टफोलियो अभी डाउन, नेगेटिव नहीं हुआ है, होगा 5 से 7 साल के बीच में एक ऐसा समय आएगा, 4 से 7 साल की आपकी SIP हो चुकी होगी और आपकी SIP नेगेटिव होगी। वो डिसाइड करेगा कि आप इस मार्केट से पैसा कमाओगे या गंवाओगे। अगर आप उस समय बने रहे
तो वहाँ से आपकी जर्नी हमेशा स्मूथ हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे ही आपकी SIP 7 साल क्रॉस कर जाती है, हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 99% ऑफ द टाइम अब आपके वो SIP नेगेटिव नहीं आएगी। वाओ। और अगर आप उसमें बात कर रहे हो कि आपको 12% के ऊपर के रिटर्न्स मिलेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रफली 83% होती है कि 83% चांसेस में अगर 7 साल से ऊपर आपकी SIP चल चुकी है तो वो अब 12% के रिटर्न्स को क्रॉस करेगी कंफर्टेबली। तो ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पेशेंस रखने के लिए आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आज स्टार्ट करिए। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। अगर जैसे 30 साल पहले एक फ्लेक्सी कैप फंड था इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट AMC का, जो वन ऑफ द फर्स्ट मेरे बर्थ साल में आया था 1995 में। उस समय पे अगर किसी ने 10,000 रुपये उस फंड में लगाए होते, आज 30 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं, रफली 10,000 रुपये करते करते। नाम भी बता देता हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड था एक, 1995 में लॉन्च हुआ था। 10,000 की SIP अगर आज तक किसी ने कंटिन्यू करी होती तो महीने का वो 10,000 दे रहा था, साल का 1,20,000, 10 साल का 12 लाख, 30 साल का 36 लाख रुपए दिया उसने। 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो वो 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपके लिए बन जाता कितना? 10 नहीं, 15 नहीं, 18-19 करोड़ के आसपास। यह है उसका CAGR। ये वन ऑफ द फंड है। इसके अलावा अगर 2000 से देखोगे जितने भी फंड्स है, अगर आप गलत हो सही हो, आप में डिफरेंस हो गया होगा, बट हर जगह आपको 12-13%, 14% के रिटर्न्स इवन गंदे से गंदे फंड में भी मिले हैं, प्रोवाइडेड वो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड हो, लार्ज कैप फंड हो, अननेसेसरी कोई थीमेटिक फंड नहीं हो। आपने इतना कमाया है। मुद्दे की बात यह है कि पैसा सबने कमाया होगा, पर ये बुक्स में कमाया है। कितने इन्वेस्टर है जिन्होंने उस समय 10,000 छोड़ो 1,000 रुपए की SIP स्टार्ट करी होती? 1,000 रुपए की भी तो आज 2 करोड़ रुपए हो रहे हैं। 1,000 रुपए की SIP करी हुई, 3,60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे हुए, आज आपके 30 साल में वो हो गए 2 करोड़ रुपए। बट कितने लोग हैं? नहीं मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ HDFC वालों को इस वीडियो को देखने के बाद निकालना चाहिए ऐसा कोई इन्वेस्टर जिसका हुआ है पैसा, चाहे वो 100 रुपए की SIP हो। बताओ उसको कि भाई देखो ये तो एक आदमी है, क्योंकि ये बुक्स में दिखाने में अच्छा लगता है पर इन्वेस्टमेंट करने में बुरा लगता है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 15,000 रुपये महीने की SIP, 15% का रिटर्न, तो 15 साल में वो 1 करोड़ बनता है। अगर वही 30 साल और रख लेता हूँ मैं, सॉरी, और वही मैं 15 साल और रख लेता हूँ, 15 साल में 1 करोड़ बना, और नेक्स्ट 15 साल रख लिया तो वो 10 करोड़ रुपए बन जाता है। हो सकता है आप कहो कि यार 10 करोड़ की वैल्यू क्या, इन्फ्लेशन हटा उठो के भी आज के टर्म्स में 2-2.5 करोड़ के ऊपर की वैल्यू है उस 10 करोड़ रुपए की। आप कहते हो क्या 10 करोड़ का मैं क्या करूंगा 30 साल बाद? आप एक काम करो, 30 साल बाद 0 रुपये होना बेटर है या फिर 10 करोड़ रुपए, आप वो डिसाइड कर लो। आप कहते हो नहीं मेरे को 10 नहीं 100 करोड़ चाहिए, तो आप 15,000 नहीं 1.5 लाख रुपए की SIP कर दो, आपको मिल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएंगे। यार आप डालना तो चाहते हो बूंद बूंद और कहते हो मेरे को समुंदर चाहिए, भैया तुम डालो इतना मिल जाएगा तुम्हें रिटर्न। अब तुम ये बोलो कि तुम्हें दिन का 10% रिटर्न चाहिए, महीने का 20% रिटर्न चाहिए, तो भाई ये सब फालतू बातें, बच के रहो इन लोगों से और ऐसे कमिटमेंट करने वाले लोगों से और ऐसी चीज़ों से। हो सकता है आपको एक महीने में आ जाए 20%, पर अगले महीने में जाएगा भी सही फिर 20%, उसके लिए भी आपको रेडी होना होगा। आपको पूरे साल का, पूरे 3 साल का देखना पड़ेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल होगा कि भैया निवेश स्टार्ट करो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, मेरे साथ स्टार्ट करो, आपके साथ करो, किसी डायरेक्ट ब्रोकर्स के साथ जाके करो, कैसे भी करो, नहीं समझ आ रहा इंडेक्स में कर लो, निफ्टी 50 में कर दो, 100 रुपये की SIP स्टार्ट कर दो, निफ्टी 500 में कर दो, निफ्टी 500 क्वालिटी 50 में कर दो, जो मर्जी आपको समझ आए कर दो, बट कर दो स्टार्ट। ओके। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, कर दो स्टार्ट। तो और कोई इन्वेस्टमेंट का, अभी जैसे एक ये IPO का भी बहुत चर्चा में है, टाटा वाला जो हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो ये मतलब ये IPO का क्या सीन होता है कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेस्ट रहता है, या ये टाटा वाला भी एक जो चल रहा है वो बताओ एक बार। 1980 से आज तक मेरी फैमिली IPO इन्वेस्टिंग कर रही है। मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, पापा जी भी करते थे, मैं भी कर रहा हूँ। तो IPO इन्वेस्टिंग बिगिनर के लिए बेस्ट मोड है। ओके। और उसमें मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ लिस्टिंग इनकी स्ट्रैटेजी की। लिस्ट हुआ, रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 15 है। आई एम वेरी श्योर आपने देखा होगा, वरना आप कमेंट कर देना। अगर आप रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 15 पे वीडियो चाहते हो कमेंट कर देना। अगर लोग बहुत चाहेंगे तो वो एक अलग से डेडिकेटेड आधे घंटे का वीडियो है, समझाना पड़ेगा, वरना नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। तो मैं वो रूल फॉलो करता हूँ और मैं लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करता हूँ मेरे पिछले 30 साल की डेटा को देखते हुए, कि अगर आपने कोई बाय किया है, IPO में अलॉटमेंट आ गया, तो उसको लिस्टिंग होते ही प्री लिस्टिंग में या फिर कुछ रूल्स फॉलो करके विद इन 1-2 दिन में निकल के एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करने वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। अब इसमें होता क्या है ये बताता हूँ।
आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, मल्टीपल नाम से अप्लाई करना है, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए, और फिर वहाँ से आपको अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट को आप सीधा बेच देते हो। तो वो जो रिस्क है वो बहुत छोटे समय के लिए होती है। एक नया इन्वेस्टर जो ट्रेड करना चाहता है डायरेक्ट स्टॉक्स में जाने से बेटर आपको आईपीओ इन्वेस्टिंग होती है, कंपैरेटिवली सेफ होती है, डिफेंसिव होती है, पैसा कमा के देती है, रेगुलर कमा सकते हो, दिमाग ज़्यादा लगाए बिना करा सकते हो, बिना टेंशन के करा सकते हो। आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि टाइम पीरियड आपको पता है कि विद इन 15 मिनट, विद इन 20 मिनट मेरे को निकलना ही है, बस यही है मेरा जो रिस्क है और यही है जो मेरा है, और आप आईपीओ की थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हो तो ये हो जाता है। अच्छे आईपीओ चल रहे हैं अभी मार्केट में, आपको स्टडी करना चाहिए। बड़े बड़े आईपीओ अभी ऑलरेडी आ चुके हैं इस वीक में, आने वाले वीक में आने वाले हैं। आज हम ये वीडियो जस्ट फॉर योर रेफरेंस बना रहे हैं 9 अक्टूबर को, एंड आज सर रतन टाटा सर की भी डेथ एनिवर्सरी है, एंड ही वाज ऑब्वियसली, मेरे से अगर कोई कहोगे कि यार क्या सपना था जो अधूरा है, कि यार इनसे मिलने का सपना था जो अधूरा है, शायद वो शायद हर हिंदुस्तानी का एक जो ट्रू पैट्रियट होगा उसका तो सपना होगा कि ऐसे इंसान से तो मिला जाए। हाँ, एक बार प्रणाम कर लेते, पाँव छू लेते, देख लेते, आशीर्वाद ले लेते, बट ये सपना अधूरा है। और बट उनकी कंपनी का अभी जस्ट आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है, एंड ये कंप्लीट सीन है। आईपीओ मार्केट अच्छा है, बट अभी कंफ्यूजन बहुत चल रहा है टाटा में, काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही है, काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है, एंड क्योंकि टाटा एज अ ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडियन इकोनॉमी के लिए। इवन सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है, एज पर न्यूज़ आर्टिकल्स, आई थिंक किसी न्यूज़ आर्टिकल्स में ही आया है, CNBC है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूज़ आर्टिकल्स में कि टॉप ऑफिशियल्स निर्मला मैम, अमित शाह सर भी मिलने की बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं वहाँ के टॉप मैनेजमेंट से, और कंफ्यूजन को सॉल्व कर रहे हैं। 2 मेन कंफ्यूजन है, आपको डिस्कस करना है उसको? हाँ, आप देख सकते हो, शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ। एक इंटरनल कंफ्यूजन है, एक एक्सटर्नल कंफ्यूजन है। इंटरनल कंफ्यूजन ये है कि जो टाटा सन्स की कंपनी है, टाटा सन्स को लिस्टिंग की बात हो रखी है। आरबीआई ने बोला है कि भैया जो तुम्हारी एनबीएफसी की गाइडलाइंस होती है उसको तुम बीच करते हुए वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसीज बन चुके हो, तो अब आपको लिस्ट करना पड़ेगा, और 30 सितंबर लास्ट डेट थी। पर टाटा सन्स ने कहा कि देखो हमने तो जो गाइडलाइंस हम कर रहे थे हमने उसको लोअर डाउन कर दिया, अब हम वो मीट नहीं कर रहे, हमने आपको ये लेटर भी दे दिया, देखो डेटर आप हमें इस लेटर के बेसिस पे रिलीफ दे दो। आरबीआई कह रहा है हाँ भाई डेटा तो मिल गया, पर अब रिलीफ देना है नहीं देना, क्या करना है, उसके रिलेटेड बात होनी है। और एक इंटरनल बात यह है कि टाटा ग्रुप में अब कंपैरेटिवली 2 ग्रुप बन चुके हैं, और 2 ग्रुप में वहाँ पे ये बात चल रही है कि भैया कौन से, एक ग्रुप तो कह रहा है कि भाई ये हमारी बात नहीं सुन रहा। मतलब अभी रिसेंटली विजय सिंह जो फॉर्मल डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे थे उनको हटा दिया गया था, और उनके सपोर्ट में नवल टाटा जी, विजय सिंह, वेनुश्री, ये लोग सपोर्ट में थे कि यार इनको नहीं हटाया जाए, पर फिर भी इनको हटा दिया गया था। और अब ये भी बात चल रही थी कि शायद वेनुश्री को भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं इन द सेम वे। तो ये इंटरनल एक वॉर चल रही है। अगर मैं इस वॉर को बहुत सिंपल टर्म्स में विदाउट टेकिंग कॉम्प्लिकेटेड नेम्स बताऊं तो वहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक है जो आज के दिन कंट्रोलिंग में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो कह रहे हैं कि हम सारे रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, कंप्लायंस को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सही चूज कर रहे हैं, सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं भाई तुम हमसे पूछ ही नहीं रहे, पूछो सही, तुमने हमें बताया ही नहीं, ये कैसे कर दिया इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो ये 2 ग्रुप बन चुके हैं, दोनों में टसल चल रहा है, ये इंटरनल टसल है। अब इस टसल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बड़ी लीगेसी है। सही बात है, पूरे इंडिया की टाटा सर ने स्टार्ट की थी जो लीगेसी, और रतन टाटा सर हम सभी के नहीं, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा वैसे इकोनॉमी की। तो अभी इन्वेस्टमेंट का आपने सारा बताया कि एक आम इंसान को करना क्या चाहिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करे कौन और अपनी सैलरी का कितना परसेंटेज किसी को करना चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी जो आज के दिन नौकरी लग जाता है, फिर शादी भी होती है, फिर बच्चे भी होते हैं, तो जो एक्सपेंसेस हैं कहीं ना कहीं वो तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वो पहले ही सोचना शुरू कर देता है, EMI शुरू हो जाती हैं, चाहे वो फिर घर की EMI हो या फिर वो गाड़ी की EMI हो। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए सर, कितना परसेंट करना चाहिए सबका पर्सनलाइज नंबर होगा, आपकी कितनी सैलरी है, कितने कमिटमेंट्स है, उस पर डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20,000 की सैलरी तो शायद आप सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बचेंगे, क्योंकि इतना तो खर्चा लगता ही है। ठीक है। आपकी 50,000 की सैलरी है तो प्रोबेबली आप 10,000 भी निवेश कर सकते हो, आप 40,000 में आपका खर्चा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 10% या 15% ऐसा नहीं है, आपकी सपोज 5 लाख की सैलरी है तो आप 4 लाख रुपए निवेश करोगे। हाँ, ओके। आपकी 5 लाख की मंथली सैलरी है तो आप 4-4.5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। खर्चा कितना, लाख रुपए का महीने का। ठीक ठीक। तो आप 4 लाख रुपए निवेश कर दोगे। अगर आपकी सैलरी लाख रुपए की है तो प्रोबेबली आप 30-35 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। सो परसेंटेज डिपेंड करेगी कि आपकी कितनी सैलरी है। पर एक रूल हमेशा ध्यान रखिए, जितनी आपकी मंथली सैलरी है उस सैलरी का 50% से ऊपर की आपकी मंथली EMI नहीं होनी चाहिए। अगर 50,000 की सैलरी तो 25,000 से ऊपर की आपको EMI नहीं रखनी है, चाहे आप कितनी भी EMI जोड़ लो, होम लोन की, गाड़ी की, घोड़े की, जो करना है करो,
पर वो 50% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर वो 50% को क्रॉस कर रही है तो आप डेट ट्रैप का पार्ट बनने वाले हो, या तो बन चुके हो या फिर बहुत जल्दी बनने वाले हो। डेट आपको खा जाएगा, डेट आपकी ग्रोथ को रोक देगा, डेट आपको जीवन में 5 साल पीछे ले जाएगा, डेट आपको फ्रीडम ऑफ माइंड छुड़वा देगा, डेट आपको किसी भी बड़े रिस्क को लेने से पहले रोकेगा, डेट आपके बड़े डिसीजंस में इंपैक्ट करेगा, डेट आपको अपने बॉस का चापलूस बनाने में कोशिश करेगा, डेट की वजह से आपको अपने बॉस की सुननी पड़ेगी, डेट की वजह से आपको कई अपॉर्चुनिटीज छोड़नी पड़ेगी, डेट की वजह से आप कभी भी अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकते, कभी बॉस को मना नहीं कर सकते, बीवी को खुश नहीं कर सकते, और एक बार एक ऐसे स्ट्रेस के बबल में आप चले जाओगे जो आपको इवेंचुअली अंदर अंदर से खाता जाएगा। ये सिर्फ आपको पता होगा, आपकी फैमिली को ना पता होगा, ना आप अपने पापा जी को बता सकते, किसी को आदमी अपने उधार के बारे में नहीं बता सकता अपने खुद के अलावा। आदमी या लेडीज जो भी जॉब कर रही है और जो फंस जाती है डेट के ट्रैप में, उस पर क्या बीत रही है वो उसके अलावा कोई आदमी समझ ही नहीं सकता। उधार एक ऐसी चीज़ है जो आपको खाती है, अंदर से खोखला बनाती है, अंदर से आपको ख़त्म कर देती है, और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि मेरे साथ लाइफ में ये हो क्या रहा है। आपको जो 25 से 35 साल सबसे ग्रोथ का समय होता है, उस ग्रोथ के समय पे आप किसी का उधार चुकाते हुए, इंटरेस्ट चुकाते हुए ख़त्म हो जाते हो। अभी 2-3 शब्द आपने यूज़ किए, एक तो डेट कर्जा, एक ट्रैप, ठीक है, और एक खर्चा। तो इन तीनों से जुड़ी हुई मेरे को एक क्रेडिट कार्ड की भी बात याद आ रही है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, नौकरी लगते ही कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, 1 लाख लिमिट, 2 लाख लिमिट, और वो क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं। वो उसको समझते हैं कि ये तो मेरे पास कैश है, इसको तो मैं खर्च कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे भी कई जानकार जो कि इतना बहुत अच्छा नहीं कमा रहे, वो इस ट्रैप में फंसे हैं। तो आप बताओ, क्या क्रेडिट कार्ड लेना सच में सही है या गलत है? बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड लेना, हाँ, अगर आपको उस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये सही है। बहुत Okay. अच्छा है, क्रेडिट कार्ड इज अ ब्यूटीफुल हाँ। टूल। आप पॉइंट्स अर्न करते हो, एक्स्ट्रा पैसा बचाते हो, फ्लाइट्स अपग्रेड मिल जाती है, लाउंजेस मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा है, बट आपको उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर आपकी 10 लाख की लिमिट है तो आप उसमें से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यूज कर रहे हो और सारे रिवॉर्ड्स यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 1 लाख की लिमिट है, 10,000 रुपये यूज कर रहे हो और पूरा फुल पेमेंट कर देते हो, बात खत्म हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। 5 लाख की लिमिट है और साला 4,90,000 पे आपका जीवन चल रहा है, तो आप मरने वाले हो। सही है, ये रूल याद रखें। तो अब इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे भाई, तो गोल्ड का तो हमने चर्चा भी की, लेकिन गोल्ड के बाद जो दूसरा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हम लोगों को समझ में आता है, इंडियंस को, वो आता है भाई इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी में करो, मकान ले लो, ठीक है। तो आप बताओ कि मैंने कई जैसे आप जैसे एक्सपर्ट हैं, तो उनके मुंह से ये सुना है कई पॉडकास्ट में कि भाई मेरा तो खुद का भी घर नहीं है, मेरे को अगर कभी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं तो प्रॉपर्टी में करूंगा नहीं, मतलब खुद का घर नहीं लूंगा। तो एक बार ये कंफ्यूजन क्लियर करो। होता क्या है, कूल बनने के लिए हमें कई बार ऐसी चीजें बोलनी होती है जो हमें भी नहीं पता है। अगर आपने खुद ने कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे को बोलना चाहिए प्रॉपर्टी बकवास है, आप सारा म्यूचुअल फंड में डाल दो, बट मैं खुद प्रॉपर्टी में करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टियर बी, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत अच्छा बनता है। हो सकता है प्रोबेबली फ्लैट लेना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, फ्लैट्स आपको नहीं लेने चाहिए, पर अगर ज़मीन है आपके गांव में, आपके शहर में, आप ले रहे हो ज़मीन और ज़मीन सबसे अच्छी ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी में भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो मेन रोड की आपकी ज़मीन होगी वो होगी सबसे महंगी, वो लेना है। आप सोचो कि मेन रोड में मेरे को 20,000 रुपये स्क्वायर फीट मिल रहा है और पीछे मेरे को 5 में मिल रहा है, 5 वाला ले लूँ, 5 वाला साला वो 8 होगा, ये 20 का 1 लाख हो जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी जगह पे, सबसे प्रीमियम वाली प्रॉपर्टी हमेशा प्रीमियम पे चलेगी। तो आप अच्छी जगह प्रॉपर्टी लो, मेरे को अच्छा समझ आता है, बट ऐसा भी मत करो कि आपने 25 साल में प्रॉपर्टी ले लिया और EMI में आपने सब कुछ गंवा दिया। EMI आपकी 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए और फिर उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी आप बना सकते हो तो बिल्कुल बनाना चाहिए। इंडिया में हर एसेट क्लास बढ़ेगा बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि वो भी कंपाउंड होगी। अभी 150 करोड़ है, हमें 200 करोड़ फट हो जाएंगे और 200 से 3 करोड़ होते हमारा टैलेंट बहुत है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज के दिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपने कहा कि भाई ले लेनी चाहिए, 100%। लेकिन एक तो उसकी मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आज के दिन, जो शहरों की जहाँ पे नौकरियां हैं, ठीक है, तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि बंदा फ्लैट्स नहीं लेने चाहिए। आपको अपने शहर में, सपोज मैं कोटा से आता हूँ, मैं कोटा में जाके अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फट चुका है चीज़ें और अब वहाँ पे आउट ऑफ बजट जा चुकी है, आउट ऑफ प्रीमियम जा चुकी है। तो मुंबई दिल्ली में तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ अगर आप कोटा, बूंदी, बारा या फिर इधर बिहार में कहीं पे हो,
महाराष्ट्र में किसी गांव में हो, किसी शहर, गांव तो क्या कहूँगा, ये अच्छे शहर है, बी टाउन सिटीज़ है। आई थिंक उभरते हुए बी टाउन सिटीज़ में आप लोगे तो अच्छा है। इंदौर में ले रहे हो आप, सूरत में प्रोबेबली आपको आउटस्कर्ट्स में कुछ अच्छी मिल जाएगी। मुझे अच्छा लगता है अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपकी ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 50% से ऊपर नहीं जा रही है, आप प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हो, आपके घर वाले कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ सेविंग्स है, आप इतना कमा रहे हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल करिए। अगर आपके अलाउ नहीं कर रही है पॉकेट आज के दिन, तो गोल बनाइए, उसके लिए सेविंग करिए। फिर प्रोबेबली आज से 5 साल 10 साल बाद अपन सोचेंगे कि कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी। गोल बनाइए और प्रॉपर्टी में भी एज एन एसेट क्लास लीजिए। एसेट में आपको प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, आईपीओ इन्वेस्टिंग, ये सब करना है। फिर आपको ये सब के बाद इच्छा हो रही है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, आप सब एक्सप्लोर कर सकते हो। पर धीरे धीरे अपने खुद को सूट करते हुए एक पोर्टफोलियो बनाइए, उस पोर्टफोलियो में धीरे धीरे चलिए आगे। आपको जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 40-50 लाख को क्रॉस कर रहा होगा, आप सब समझ जाओगे क्या इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं होता। आपको फिर मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इवेंचुअली, आप सब बेसिक समझ जाओगे। ठोकर खा के समझोगे, थोड़ा सीख सीख के समझोगे, इसलिए जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। भाई एक चीज़ और भी है ना, आज के दिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या हम किसी भी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो भी आपने ऑप्शंस चीज़ें बताई हैं, हम सब की बात सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हर इंसान ना जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता है। आज के दिन पेशेंस की कमी है, इसीलिए जो आपने एसआईपी का ऑप्शन बताया, म्यूचुअल फंड का बताया, या इवन गोल्ड भी आ गया, तो ये भी लोग इसीलिए ले रहे हैं कि बस अभी एक बार बढ़ जाए और मैं बेच दूं। तो कई आज के दिन यंगस्टर्स, मेरे जानकारी में बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे देखे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे ही 1 लाख मैं बनाऊंगा प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मेरे हिसाब से वोलेटाइल है। आप बताओ कितना सही है? सब अच्छा है सर। अच्छा, जो आपको समझ आता है वो सब कुछ है, सब जगह पैसा बनता है। आप कहो कि भैया क्रिप्टो में नहीं बनता, मैं कहता हूँ वहाँ पे भी बनता है। आप कहते हो एफएनओ में नहीं बनता, मैं कहता हूँ वहाँ पे भी बनता है। पर आपको पहले अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। आपने स्किल ले लिया, उसके बाद कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर आप ये समझ रहे हो कि महीने का आपको 20% 25% मिलेगा। एक एग्जाम्पल से बात करते चलिए इसको। अगर आप महीने का 25% ग्रो कर सकते हो और 1 रुपये से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आज के दिन सिर्फ 1 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और 25% महीने से आपका ग्रो कर रहा है, 10 साल में वो 1 रुपये कितना बनेगा बताओ? इतनी कैलकुलेशन फिर भी रफ आइडिया, तो 1 रुपये कितना बन सकता है? हद मार के मतलब डबल, या तो नहीं 10 लाख। अगर मैं 1 रुपए को 25% एवरी मंथ कंपाउंड कर पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कंपाउंड आप कर रहे हैं एवरी मंथ मेरे को 25% के रिटर्न मिल रहे हैं। हाँ, 1 रुपया 10 लाख रुपए बनता है 10 साल में। वाओ। तो ये नहीं पॉसिबल है। वाओ नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, बकवास बात है। अगर आप समझ रहे हो कि आप कंसिस्टेंटली 25% महीने के कमा सकते हो, तो जो इतनी टाटा बिरला की कंपनीज बैठी है वो सब बोलेगी भाई मेरा काम छोड़, सबसे स्मार्ट आदमी कौन है दुनिया का, ले तू इधर आ, 25% कमा के दे मेरे को। नहीं, ये हो सकता है भाई साहब, अगर आप पॉलिटिशियन बन जाए तो। नहीं सर, नहीं हो सकता सर। हाँ, वो तो बिल्कुल पता नहीं नहीं हो कितना सकता। कर देते हैं नहीं रात। कैसे भी नहीं हो सकता सर, क्या बात कर रहे हो? 25% से कोई कंपाउंडिंग होती है क्या सर? कैसी बातें कर रहे हो? महीने का 2% मिल जाए जिसमें आप राजा भोज बन जाते हो यार, आप 25% की बातें कर रहे हो यार, फालतू बातें। उसी तरीके से कई टेलीग्राम चैनल्स आते हैं जो फ्रॉड्स होते हैं, बोलते हैं कि हम दिन का 10% कमा के देते हैं आपको, आप 50,000 रुपए डालो, हाँ, ये बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं आजकल। आपको दिन का 5,000 रुपए हम कमा के देंगे। आपके नाम पे भी बहुत टेलीग्राम चल रहे होंगे, हर किसी भैया ट्रेडर के मैंने नाम एक पे। पूरी टीम बिठा रखी है। मेरे पिछले 1 साल में 800-900 से ऊपर टेलीग्राम चैनल्स हमने हटवाए जो फ्रॉड्स है। वाह। तो हम पूरा काम कर रहे हैं इस पे, बट फिर भी एक आध दिन तो रहते ही है, क्योंकि हटने में 24 घंटे से 48 आवर्स लगते हैं, तो वो रहता है। अब मैं इसमें एक बात बताता हूँ आपको। अगर आपने वही 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट किया और दिन का 10% कमा रहे हो, और आपके पास 250 वर्किंग डेज है साल के, 250 दिन होते हैं, आप दिन का 10% कमा रहे हो, 250 वर्किंग डेज है आपके साल में, और आपने 1 रुपये से स्टार्ट किया है, कितना बन जाएगा वो 1 रुपया 250 वर्किंग डेज में? 250 वर्किंग डेज एक साल में दिन का आप 1% कमा रहे हो। हाँ। 1 रुपये से आपने स्टार्ट किया है, 10% आप एवरीडे कमा पा रहे हो 250 दिनों के लिए। एक साल में आप कितना कमा लोगे? वो सिर्फ 1 रुपया डालकर आप, सिर्फ मतलब 1 रुपया डाल के कितना बनेगा वो 1 रुपया? भाई मैं इतना मैथ में अच्छा नहीं हूँ। करोड़ों में है, कितना करोड़ बताओ? हैं? हाँ, 250 वर्किंग डेज में? हाँ, 2200 करोड़। ओह माय गुडनेस, 2200 करोड़। तो अगर किसी के पास दिन का 10% कमाने की मशीन है, तो अंबानी तो उसके घर पे होने चाहिए। सो इट इज इम्पॉसिबल। दिन का 10% कमाना नहीं पॉसिबल। एक दिन आपने कमा लिया तो अगले दिन आप 10% दे के भी जाओगे, समझो इस चीज़ को। एक दिन आपने 15% कमा लिया तो अगले दिन आप 20% भी दे के जाओगे। तो साल में आप कितना कमा पा रहे हो? अगर आप साल में अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 12 से 18% के बीच में कमा रहे हो, यू आर वेरी गुड। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप खुद स्टॉक्स में लगे और वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, अगर आप साल का
25 से 40% के बीच में कमा पा रहे हो, बिकॉज ड्रॉडाउन्स भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो आपको 25% तो टारगेट करना पड़ेगा। और आपकी खुद का पर्सनल स्किल है, आप पर्सनली बहुत इन्वॉल्व हो, तो 25 से 40% के बीच में आप कमा रहे हो, नोइंग कि आपके ड्रॉडाउन्स भी आएंगे, यू आर ब्रिलियंट। बस ये मैक्सिमम लिमिट है जो आपको सोचनी चाहिए, टारगेट करनी चाहिए। जो आप साल महीने का टारगेट कर रहे हो, मैं वो आपको साल का टारगेट बता रहा हूँ। वो आपके लिए सस्टेनेबल होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना चाहते हो, इस मार्केट में लंबे समय के लिए रहना चाहते हो, तो ये फॉलो करो। भाई अब लास्ट में मेरे को एक बात और बताते चलो कि जैसे मेरे जैसा आम आदमी है, पता सबको है 2-4 पैसे हम कमा रहे हैं, भगवान आपको ऐसा आम आदमी सबको बनाए। तो कहने का मतलब कि हम जैसे पता सब कुछ है हमें कि भाई यहाँ से पैसा बन सकता है, तो मेरी तरह बहुत मतलब मिडिल क्लास लोगों की ये सोच होगी कि हम कहाँ कहाँ से पैसा बना सकते हैं। आपने भी सारे ऑप्शन से बताए, तो मेरे को 2 चीज़ें बता दो। पहला तो अभी आज से ही अगर कोई ये प्लान स्टार्ट करना चाह रहा है कि मैं 1 साल के अंदर अच्छा पैसा बना लूँ इन्वेस्टमेंट करके, या आपने जैसे अभी 1 ही रुपया बताया, एक छोड़ो, मतलब कोई लाख या 2 लाख रुपए लगा के साल में वो चाह रहा है भाई 4-5 साल में मैं करोड़पति हो जाऊं, मतलब फ्यूचर सेफ हो जाए। एक तो ये तरीका बताओ। दूसरा मुझे ये बताओ कि किस जगह पे वो बंदा जाए, आम इंसान, कि उसको सही जानकारी मिले, ऑथेंटिक मिले। क्योंकि कई लोग तो देखो, हम क्रिएटर्स पर भी यकीन नहीं करते, क्योंकि अभी सेबी ने भी पीछे मतलब 2-4 ऐसे क्रिएटर पकड़े कि जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी के ऊपर दाग लगता है कि भाई फेक कर रहे हैं या खुद पैसे कमा रहे हैं, खुद लॉस खा रहे हैं और बस कोर्स से पैसा कमा रहे हैं। तो ये मतलब नॉर्मल बात चल रही है हर जगह। तो आप ये 2 चीज़ें मुझे बताओ, पहला कहाँ से सीखें, और दूसरा आज अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ कहाँ करें कि उनको अच्छे 5 साल में रिटर्न आ जाए। सर देखो, आपने 1 करोड़ की बात करी, अपन 1 करोड़ का फिगर लेते हैं, और मेरे पास 5 साल है 60, और मैं उसमें रिटर्न ले रहा हूँ 12%, और 12% के रिटर्न से मेरे को रफली थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा सर, 1 सेकंड। अच्छा, कोई नहीं, लोगों मेरे को रफली अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 5 साल में, 100,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, बिल्कुल सही, और 5 साल में 1 करोड़ 12% से, तो महीने के आपको 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कहीं पे। आप कहते हो 12 नहीं मैं 15 कमा सकता हूँ, तो 15% में आपको रफली 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख के आसपास अगर मंथली कोई मंथली इन्वेस्ट कर सकता तो है, वो 1 करोड़ रुपए 5 साल में बना सकता है। हाँ, आप इसी के हिसाब से आप अपना देख लो कि आपको कहाँ पे पहुंचना है। परसेंटेज कितना। अब आप कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि जैसे अर्जुन था, वो बहुत अच्छा वॉरियर था, पर उन्हें भी श्री कृष्णा की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपको श्री कृष्णा की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक वॉर जर्नी है। इसके लिए आप क्या करिए, पहला आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आरआईएस, जो आपको समझ आता है। जैसे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं, आपको जो समझ आता है आप अपने बैंक में ही चले जाओ, या तो बैंक में से दूर रहो। अच्छा, वहाँ पे मिस सेलिंग होती है सर, सबसे ज्यादा मिस सेलिंग होती है बैंक में। जीवन में कभी बैंक में जाके कोई प्रोडक्ट मत लेना, अगर आपको लाइफ में गलती नहीं करनी तो। और आम इंसान सबसे बड़ा काम करता ही है यहाँ पे। बैंक इज फॉर बैंकिंग, बैंक इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आप आरआईए की एडवाइस लो, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, आप किसी एडवाइजर के पास जाओ, आप म्यूचुअल फंड हाउस जाओ, म्यूचुअल फंड के ऑफिस होता है, म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाओ, वहां से लो। तो आप सबसे पहले अपना एक श्री कृष्णा ढूंढ लो। वो हम हो सकते हैं, वो कोई और हो सकते हैं, वो आपका मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे। पहला ऑप्शन ये। या फिर खुद को एजुकेट कर लो। अगर आपने खुद ने सब कुछ समझ लिया, थोड़ा टाइम दे दिया, वीकली आपको 2-3 घंटे देना है, एक बार आपने समझ लिया सारी चीज़ें और आप खुद वेल वर्स्ड हो और स्टार्ट करना चाहते हो, और फिर भी चाहते हो कि मैं खुद स्टार्ट करूं सब कुछ, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई भी एडवाइजर नहीं चाहिए, कोई भी कृष्णा नहीं चाहिए, आपको खुद ही अर्जुन बनना है, आप कहने कि यार मैं तो खुद अर्जुन हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। मैं सच कहूँ तो एकलव्य हूँ, चलो हाँ, आप अगर एकलव्य हो तो आप खुद इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लो। आपका काम भी मोर और लेस हो जाएगा, 2-5 महीने साल आगे पीछे पर आप पहुंच जाओगे। पर डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना, शांति रखना, और आप स्टार्ट कर पाओगे। तो 2 ऑप्शन आते हैं, आप खुद भी कर सकते हो, वेल एंड गुड है, आप खुद स्मार्ट हो, आप खुद करिए, वरना किसी श्री कृष्णा को ढूंढ लीजिए। श्री कृष्णा को ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस होंगे, कुछ फीस होगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल को कोई भी फीस देने में नहीं डरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ये लोग हैं, ये सारी टीम है हमारी, सब प्रोफेशनल है। मैं प्रोफेशनल के साथ सर्विस पे बात करता हूँ, मैं फीस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि सर्विस अच्छी है तो आधा 1% ऊपर नीचे सब बराबर हो जाएगा। तो आप अच्छी क्वालिटी, अब आप अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा एडवाइजर कैसे ढूंढोगे? 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले उसकी एजुकेशन देख लो भाई क्या है, सेकंड एक्सपीरियंस देख लो। ऐसा तो नहीं कि भैया कल वो आया अटैची उठा के और खुद आ रहा है स्कूटर पे, आपको कह रहा है भैया करोड़पति बना दूंगा। उसका एक्सपीरियंस देख लो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। थर्ड, उसकी गुडविल देख लो मार्केट में। फोर्थ, क्या उसने खुद ने पैसा कमाया है, क्या उसने साइकिल्स देखी है अप एंड डाउन की, या उसके पास क्या कंपनी ने उसकी
की साइकिल्स देखिए अप एंड डाउन की, ये स्टडी कर लो। तो ये थोड़े बहुत बेसिक्स के आप देख सकते हो, क्या उसकी रिलायबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। चापलूस से नहीं करवाना। क्या होता है कई बार बहुत सारे ऐसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो चापलूस बनते हैं, आपको बर्थडे पे रसगुल्ला भेजेंगे, दिवाली पे आके घर पे आएंगे, एक मिठाई भेजेंगे, इसलिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो। उन लोगों के, मैं कहता हूँ जो आपकी चापलूसी कर रहा है उनसे थोड़ा बच के रहो। आपके पास बहुत सारे चापलूस आएंगे जो आपको कहेंगे कि भैया आपकी हर दिवाली, बर्थडे, बच्चे से बर्थडे से पहले आप विश करो, वो आपके घर पे होंगे केक लेके, अरे सर हैप्पी बर्थडे, आपके बच्चे का बर्थडे है, आ गए, और फिर सर निवेश स्टार्ट कर दे, निवेश कर। ऐसे नहीं। जो प्रोफेशनल होगा वो प्रोफेशनली काम करेगा, वो आपसे गरज नहीं करेगा कि आप मेरे पास आओ, उसके पास बहुत लाइन लगी हुई होगी ऑलरेडी, वो डिफिकल्टी से टाइम देगा आपको। जो टाइम डिफिकल्टी से देगा, जिसके पास लाइन लगी होगी, जिसके पास टीम होगी, जिसके पास सेटअप होगा, जिसके पास ऑनलाइन सारी चीज़ें होगी, जो अपने पे विश्वास रख के काम कर रहा होगा, वैसे आदमी को ढूंढिए। एजुकेशन को फोकस कीजिए, एजुकेटेड होना चाहिए, कंप्लाइंट होना चाहिए, सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करना चाहिए, कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ये बेसिक्स को ध्यान रखते हुए आप अपना श्री कृष्णा ढूंढ सकते हो। वरना खुद एजुकेट हो जाइए, हफ्ते के 2-3 घंटे निकालिए, थोड़ा सा खुद एजुकेट हो जाइए, फिर किसी की थोड़ी बहुत मदद ले लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका काम भी हो जाएगा। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस दी आपने, आपने सच में इन्वेस्ट आज फॉर कल ही कर दिया। तो बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और लास्ट में हम ये जो गोल्ड वाला है इसको सम अप कर देते हैं भाई। पूरे वर्ल्ड में ना गोल्ड 1 या 1.5% से ही मतलब निकल रहा है। जितना धरती पे था सारा गोल्ड खाली हो चुका है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना मत कि और गोल्ड निकलेगा और आगे बढ़ेगा। ये सब इधर उधर होता रहेगा। और इंडिया में खास कर ना तो शादियां रुकने वाली हैं ना दहेज रुकने वाला इंडिया है। का शादी का बजट कितना साल का बताओ? अभी शायद कह रहे थे कि अभी 45,000 करोड़ का मतलब कुछ 200 लाख करोड़ साल का इंडिया में शादी का बजट है। साल का पूरा। अच्छा साल मैं का। सीजन का बता रहा था। 200 लाख करोड़ रुपए। आप बताओ आज से पहले क्या होता था? 20 साल पहले मेरे पापा जाते थे शादी में, अपनी गाड़ी स्कूटर में लेके जाते था पूरा परिवार शादी में देखने। क्या बात करते थे वो आते वक्त? यार दुल्हन का नाक थोड़ा सा टेढ़ा था, दूल्हे का यार थोड़ी आंखें तिरछी थी, ये सब बातें। आज क्या बात करते हैं? 1000 रुपए की प्लेट थी कि 1500 की थी साली। डेकोरेशन अच्छा नहीं था, डेकोरेशन ने पैसे बचा लिए। आज हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर कितना हुआ शादी में, हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा 1500 की प्लेट, 1000 लोग तो दिख रहे थे, लोग प्लेटें काउंट करते हैं वहाँ पे कितनी प्लेटें थी और कितने रुपए की प्लेटें थी। आज हम ये सब चीज़ देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लड़का कैसा, लड़की आधे लोग तो लड़के लड़की तक पहुँचते भी नहीं है। बिल्कुल, बाहर लिफाफा दिया, बाहर गिफ्ट दिया और निकल लेते हैं। टाइम ही नहीं है। टाइम बदल रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है। एक्सपेंडिचर जहाँ पे आएगा इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी पैसा बनेगा। आप किसी भी एसेट में रहिए, कैश में रहोगे, इन्फ्लेशन पैसा खा जाएगा। क्या बात है। तो बस पैसा लगाओ सोच समझ के। भाई ने कहा या तो खुद का एजुकेट कर लो या एजुकेट हो जाओ चीज़ों को देख के। और भाई जितना भी आज का हमारा पॉडकास्ट रहा, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप कि हमसे अगर 2-4 का भला हो जाए। तो भाई के साथ मैं और भी पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ टैक्स को लेकर। तो अगर आपको ये भी जानना है कि भाई आम आदमी के लिए टैक्स का मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कहाँ बच सकता है, कहाँ उसको इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा इधर उधर बच सकते हैं, किस किस पे कितना कितना टैक्स लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। कमेंट में लिख दो पॉडकास्ट नंबर 2, ठीक है, 1 मोर पॉडकास्ट। तो फिर मिलते हैं आनंद भाई से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।